आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। दोस्तों, तेलंगाना में ऑटो यूनियन की जो हड़ताल चल रही थी और जो वो कह रहे थे हड़ताल करने के लिए और कांग्रेस सरकार को दबाव बनाने के लिए कह रहे थे, कहीं ना कहीं तेलंगाना के सीएम, जिन्हें फायर ब्रांड लीडर भी कहा जाता है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक दाव खेला है और तेलंगाना ऑटो यूनियंस के लिए कुछ इस तरह का काम किया है कि शायद हो सकता है कि वो उनकी मांगों को ना मानते हुए भी उनको काफ़ी कुछ देने में कामयाब रह जाएं। बता दें कि तेलंगाना के सीएम ने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है ऑटो वर्कर्स के लिए, जो भी जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है। उनके अलावा जितने जो जैसे स्विगी डिलीवरी करते हैं या इस तरह की डिलीवरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी इस तरह के इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि और भी फैसिलिटी तेलंगाना सरकार जल्द ही उनको देगी। कहीं ना कहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जब से सरकार बनी थी 2 गारंटियों का ऐलान किया था। 2 गारंटी में एक गारंटी ये भी थी कि 50% बस सर्विस, मतलब जो महिलाएं थी उनको पूरी तरीके से बस सर्विस जो है वो फ्री दी गई थी और कहा गया था कि जितने भी वो तेलंगाना की बसों में सफ़र करेंगी और तेलंगाना के रहने वाली महिलाएं होंगी, उनको जो है पूरी तरीके से बस में फ्री सुविधा मिलेगी। तो इस फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए महिलाएं तो तैयार थीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑटो यूनियंस थे, जो ऑटो ड्राइवर थे, उनको इससे ऐतराज़ था और उन्होंने ऐतराज़ अपना सरकार के सामने रखा। सरकार ने, हालांकि जब राहुल गांधी जब उनसे मिले थे इलेक्शन से पहले, तो राहुल गांधी ने भी उन्हें बहुत कुछ देने का ऐलान किया था। 12,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया था, हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया गया था, चालान जो था उनका वो भी कम करने की बात कही गई थी। तो तेलंगाना सरकार धीरे धीरे अब उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जहां कुछ होता है वहां पर ऐतराज भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं, यह हमेशा चला आता रहता है। इस पर और कई और दूसरे मुद्दों पर आज की चर्चा होगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए उस्मान अल हाजिरी साहब, कांग्रेस के लीडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है उस्मान अल हाजिरी साहब। विमल दलिया साहब हमारे पास में बीजेपी के लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और सलाउद्दीन लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीआरएस लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल है सलाउद्दीन लोधी साहब। उस्मान साहब, मैं आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्या ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक माना जाए 5 लाख रुपए में का जो हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऑटो ड्राइवर्स को और दूसरे जो कैब ड्राइवर्स होते हैं या इनको जो देने के लिए ऐलान किया गया है, किस तरह से इस पूरे मूव को आप देखते हैं? जनाब, जिस तरह से जी तेलंगाना हुकूमत अभी इब्तिदा हुआ है और आपके सामने जो वादे किए गए उस पर अमलावरी शुरू हो चुकी है। जी, ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स के ताल्लुक से जी, जो हेल्थ इंश्योरेंस का मसला है, उनके लिए पार्टी की तरफ से ऐलान आया है कि उनको किसी भी सूरत में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो ज़रूर पार्टी की तरफ से मदद की जाएगी। चूँकि कांग्रेस पार्टी है ही, कांग्रेस पार्टी का मकसद यही है रेवंत रेड्डी साहब का कि यहाँ पर हर गरीब तक अपने जो भी सहूलियात हो जिसके लिए वो हकदार हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये पहला इकदाम है। और भी बहुत से चीज़ें हैं जिस पर अमलावरी होंगी और इंतज़ार करती जाइए। हम जो वक्त लिए हैं अवाम से, उस दौरान तमाम उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। विमल दलिया साहब, सीधा सवाल यही आपसे भी है, अगर क्या कहेंगे कि ये 5 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने की बात हुई थी, अभी जो सरकार ने 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दिया है, तो क्या वाकई ये जो डिमांड थी ऑटो यूनियंस की उनको फुलफिल करता है? नहीं, एक्चुअल ऑटो यूनियन का डिमांड था कि जो फ्री बस से जो हमको इफेक्ट होता है, हमारे परिवार को इफेक्ट होता है जी, वो फुलफिलमेंट उनको होना चाहिए। जी, देखिए, जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है या जो मैं देखता हूँ ऑटो वाले की, तकरीबन हर एक जने आरोग्यश्री के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी इंश्योरेंस स्कीम रहती है गवर्नमेंट के, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन में उन लोग जीते, आज डेली का उनका अगर ऑटो नहीं चलेगा तो उनका घर चलना भी मुश्किल है। तो उनको ऑटोमेटिक क्या है, उन लोगों का वाइट राशन कार्ड रहता है, उसके अंदर में ये गवर्नमेंट 10 लाख का ट्रीटमेंट फ्री करिए। और जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ना साहब, जहाँ तक मेरा ताल्लुकात है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शायद मेरे ख्याल में 50-100 रुपए में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बनता है, जनरल आदमी का भी बनता है। ये मेरे नॉलेज में है शायद थोड़ा थोड़ा जी। तो और शायद अगर अपन उसके अंदर में डेप्थ में जाएंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि एक मामूली है। लेकिन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कोई ऑटो वाले यूनियन का या कैब इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि आदमी जाने के बाद में अगर वो परिवार को अगर मिलता है
जो भी 2-4-5 लाख रुपए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रही बात रोज की जीने का है, तो रोज जीने के लिए अगर उन कुछ कमा के लेके जाएगा तो उसका परिवार चलेगा, उसका घर चलेगा, उसका इंस्टॉलमेंट भरना चलेगा, वैसा जिएगा। बाकी रेवंत रेड्डी साहब ने जो डिसीजन लिया है इंश्योरेंस का लिया है, गुड थिंग है, लेकिन इसके साथ साथ उनका जीने का भी प्रबंध करना चाहिए। उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनको कल अगर ये परिस्थिति, आज गवर्नमेंट आके 1 महीना होने को नजीक नजीक आ रहा है और उसके बाद के अंदर में अगर ये परिस्थिति रही तो उन लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी कि उनको ऑटो पूरे सीज होके उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनका घर का चूल्हा भी जलना मुश्किल काम हो जाएगा। एक बात के लिए मैं मुदाखलत करना चाहता जी। हूँ। विमल साहब ने जिस तरह से कहा कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो गुजार रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स, चूँकि मैं ओल्ड सिटी से ही मेरा ताल्लुक़ है, ज़्यादा ऑटो या कैब ड्राइवर्स हमारे पास ही होते हैं। कई ऐसे ख़ानदान हैं, कई ऐसे ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है, जिसके लिए वो बनना चाहिए। उसके लिए हम इसी महीने के आखिर से वो भी काम शुरू कर रहे हैं। और बेशक सबके लिए सहूलत होना चाहिए, उस बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ कि उनके घर चलना चाहिए, उनके लिए भी कोई सहूलत होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग इस बारे में बात हो रही है और ज़रूर उस पर कोई ना कोई अमल हो रहा है। सलाउद्दीन लोधी साहब, क्योंकि ये वाइट राशन कार्ड का जिक्र छड़ाया है, ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर भी सवाल उठाता है। हालांकि अब आप सरकार में नहीं है, बेशक कांग्रेस सरकार में है, लेकिन जो पिछले मामले हैं उन पर तो सवाल आपसे भी किया जाना चाहिए। मैं ऑटो ड्राइवर को लेकर सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी वाइट राशन कार्ड का जो मामला निकला है, क्या वाकई आपको नहीं लगा कि ज़रूरी था, जो अगर इस तरह के जो भी ऑटो ड्राइवर्स हैं जो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी को बस कमाते हैं खाते हैं वाला मामला जिनके साथ रहता है, क्या वाकई वो हकदार नहीं थे? क्या वाकई उनको इस 10 सालों में आपकी सरकार में देखा जाना चाहिए था? देखिए साहब, जब हमारी बीआरएस गवर्नमेंट थी जी, उस वक्त ऑटो यूनियंस हमारे साथ जुड़े हुए थे जी, और ऑटो ड्राइवर्स के पास राशन कार्ड नहीं है या बिलो पॉवर्टी लाइन के जिंदगी गुजार रहे वो लोग, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो उनका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन नहीं है ये कि एक्सीडेंशियल उनको जो है कुछ बेनिफिट दे रहे जी, इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ठीक है। एक्चुअल उनका बेसिक प्रॉब्लम क्या है बोले तो वो लोग फाइनेंस के ऊपर ऑटोज लेके चला रहे, ठीक है, बैंक से हो या प्राइवेट फाइनेंसर से हो, उनसे लेके चलाते। अब मजीद सितम उन पे ये हो गया है कि जो लेडीज को फ्री बस जो कर दिए तो उनको अब किराए नहीं मिल रहे। तो ये सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। एक्सीडेंशियल रिलीफ उससे उनको कुछ फर्क पड़ने का नहीं है। वो उनको या तो ये करना, गवर्नमेंट ये स्कीम निकालना कि उनके जितने भी फाइनेंस के ऊपर जो ऑटोज है उनके फाइनेंस पूरे क्लियर करना। जैसे चालान माफ करने की बात हुई थी, तो चालान माफ ना करके उनके जो है फाइनेंस क्लियर किए जाए। यस, मेरा बोलने का मतलब वही है जी कि उनके चालान तो खैर वो लोग रॉन्ग साइड गए या जो भी है वो चालान बने, उनका अब जो प्रॉब्लम आया लेडीज को फ्री करने से बसेस के अंदर टीएसआरटीसी के, उनको चाहिए कि उनका जो फाइनेंस के ऊपर जो लिए हुए है बैंक से या प्राइवेट फाइनेंसर से जी, वो उनके पहले वो क्लियर करना, ताकि उनपे जो बोझ, बेसिक बोझ उनका जो है वो बेसिक बोझ हट जाए, ताकि वो अपना इन सब चीजों को लेके चले। ये ईएमआई जो होती है वो हर महीने की एक सरदर्दी की तरह की होती है। बिल्कुल जी, मैंने कहा ईएमआई जो होती है वो हर महीने की एक सरदर्द की तरह होती है। सरदर्द ऊपर से मजीद ये फ्री जो लेडीज को करने से उनका रोजगार से वो लोग चले गए। तो अगर उनका सही अगर हमदर्दी है गवर्नमेंट हुकूमत को तो उनके फाइनेंस क्लियर करना चाहिए। जैसा बीआरएस गवर्नमेंट के अंदर किसानों को कर्जे माफ करी थी, वैसा आप भी किसानों के कर्जे तो वो भी माफ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसको भी माफ कर देना चाहिए। ऑटोस को उनके पूरे क्लियर करके उनको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, ताकि उनके ईएमआई देने का, ऑटो खींच के लेके जा रहे, ये सब प्रॉब्लम्स होते ही है। उसके लिए मेरा ये सजेशन है। ठीक है, ओपिनियन पोल आया है विमल दलिया साहब, और सबसे पहला सवाल इसलिए क्योंकि ओपिनियन पोल में जो लोकसभा इलेक्शन को लेकर आया है तेलंगाना में, बीजेपी 3 सीटें उसके हिसाब से जीत रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं जो ओपिनियन सर्वे के मैं रिपोर्ट्स मैं देख रहा था, जो तेलंगाना में 9 से 11 कांग्रेस को और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को 3 से 5 सीटें, तो 3 सीटें आपको दिखा रहा है, 3 से 5 सीटें जो हैं वो दिखा रहा है। कांग्रेस सरकार जब से आई है कहीं ना कहीं वो बढ़त शायद वो फ़ायदा उठा लें सरकार बनाने के। क्या लगता है कि ये अभी जल्दबाजी है इस पे बात करना, या वाकई? बिल्कुल सही है, अभी बहुत जल्दीबाजी है, क्योंकि
अभी अपना फरवरी के अंदर में बजट आने का है जी। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है जी। मुझे नहीं लगता है कि तेलंगाना में हम 2 से या 3 सीटों तक सीमित रहेंगे। हम 10 से 12 सीटों पे 100% जीत के आएंगे। और हम कभी भी इलेक्शन लड़ते हैं तो डू एंड डाई में इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन खाली ऊपर ऊपर हम लड़ते हैं। आप लास्ट टाइम हमारा असेंबली इलेक्शन आपने देखा है, असेंबली इलेक्शन से पहले आपका ये नगर पालिका और नगर निगम के इलेक्शन में भी यानी कि हर चीज में हम जीएचएमसी का इलेक्शन लड़े थे। जीएचएमसी में किसी ने नहीं सोचा कि बीजेपी इतना अचीवमेंट करेंगे, लेकिन हमने करके बताया ये। और उसके बाद में असेंबली इलेक्शन में भी आपने देखा है कि पार्टी ने किस टाइप का काम किया है। यानी कि हम 8 सीट भी जीते हैं जो इंटीरियर के, 1 सीट हम सिटी से जीते, लेकिन बाकी पूरे सीटें हम रूरल से जीते। तो रूरल में भी हमारी पकड़ किस तरह की मजबूत हो गई। प्लस हम थोड़ी जगह पे जो तकरीबन एक 20-25 सीटों पे हमने बहुत कम मार्जिन से आ रहा है। और ऑलरेडी हमारे पास में 4 एमपीस ऑलरेडी है। और हमारे पास में क्या होगा कि काम करने वाले कार्यकर्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि पार्टी उनको क्या देंगी क्या नहीं ये सोच अलग है, लेकिन हम जिताने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और हमारे नेता लोग भी वही काम करते हैं कि हम हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से पूरी हम कन्विंस करते हैं कि हमारे पक्ष में वोट दीजिए, हमें जिताइए, आने वाले दिनों में आपको क्या चीज होना है हम आपके लिए साथ में। और आप देखिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है कि 182 से आज 303 पे आए। और आप खुद सर्वे बता रहे हैं, लेकिन साउथ में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर रही है, तो सवाल ये बनता है। हम तो अभी देखो धीरे धीरे प्रयत्न हम कर रहे हैं, हर जगह हम हमारे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले कर्नाटक में भी हमारे पास में 26 सीटें थी जी, और दूसरी जगह भी सीटें थी। हम हमारे लेवल में पूरी कोशिश करेंगे कि साउथ में भी हमारा इस टाइम आंकड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, उधर में हमारा बहुत अच्छा वर्चस्व है। आज जो सर्वे हमारे जो बता रहे कर रहे, सर्वे पे नको जाइए आप, मैं ये नहीं, लेकिन आज भी जो हिसाब का जो मोदी जी की गारंटी और मोदी जी पे जो विश्वास है, हम 370 से ऊपर सीटें हर जगह हमारी बता रहे। तो मुझे लगता है कि जनता जो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जो हिसाब का डेवलपमेंट और जो हिसाब का कामकाज देख रही है, साउथ में भी ये चेंजेस जरूर देंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा रहे हैं वो ओवरऑल है। मैं बात सिर्फ तेलंगाना की कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि तेलंगाना की जनता भी यही चाहेंगी कि पार्लियामेंट इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, क्योंकि सेंट्रल के अंदर में सबको मालूम है कि इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% ज़्यादा मेजॉरिटी से आएंगी। तो अगर ज़्यादा मेजॉरिटी से आएंगी तो यहाँ से अगर एमपी चुन के भी जाएंगे तो तेलंगाना का भी डेवलपमेंट होगा। कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है। और बीआरएस को वोट देने के बाद में अब बीआरएस की तो वहाँ सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि बीआरएस जिस दिन नेशनल पार्टी घोषित करी वहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो आज अगर बीआरएस अगर यहाँ से अगर कुछ भी लेके जाती है तो सेंट्रल में उसका चलने का नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा विचार करके वोट देंगी। उस्मान अल हाजरी साहब, क्या लगता है कि रेवंत रेड्डी की गारंटी जो 6 आप लोग पूरी करने के लिए तेलंगाना में वादे और दावे कर रहे हैं वो काम करेंगे ये वाकई? क्योंकि मोदी ने, पीएम मोदी ने जो है कहा था, राजस्थान में भी कहा, मध्य प्रदेश में भी कहा, तेलंगाना में भी कहा, ये मोदी की गारंटी है। अब क्या लगता है कि वाकई किसकी गारंटी जो है वो काम करने वाली है? मोदी की गारंटी, अमित शाह जी की गारंटी से आप सब वाकिफ है कि किस तरह से 10-15 लाख हर अकाउंट में हर एक आदमी के लिए आ जाएंगे, सबके सामने है। जिस दिन गवर्नमेंट फॉर्म हुई उस वक्त जब बीजेपी गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई है उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था, महंगाई का क्या रेशियो देखिए किस तरह से लोग आज ना वो 15 लाख मिले, ना लोगों के लिए यानी महंगाई पे कोई काबू पाया जा सका, सिवाय फिरका परस्ती के। जिस तरह से अभी भाई ने बात की कि हमारे जिस तरह से कॉरपोरेशन में, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो वोट के परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी, और जिस तरह से असेंबली में हुआ, तो सबसे पहली बात ये कि आप जो पोलराइजेशन हुआ है जी, पोलराइजेशन जो हुआ है उसका सब वाकिफ है। हमारे नहीं, सवाल तो यही है कि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ का जो ओपिनियन पोल अभी आ रहे हैं, ओपिनियन पोल में आप सबसे ज्यादा सीटें ले रहे हैं। जी जरूर लेंगे, बीआरएस से बीजेपी से ज्यादा सीटें जो है वो आप ले रहे हैं। वजह ये है, लेकिन आप जानते हैं जिस तरह से
इससे एक महीने पहले हमारी सीटों का क्या तनासुब था, आज हम किस तरह से सत्ता में आ चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट बनी है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिससे तमाम देश में प्यार मोहब्बत का माहौल एक पैदा हुआ, तमाम समाज के लोगों को, तमाम समुदाय के लोगों को एक जगह करने के लिए जिस तरह से उन्होंने, यानी लोगों के लिए मोहब्बत को आम करने के लिए जो उन्होंने काम किया, मेहनत की, उसका फल सबके सामने है। दूसरी बात ये नज़र आ रहा है। दूसरी बात, रेवंत रेड्डी साहब ने जगह जगह पार्टी के कैडर को ग्रास रूट से जो दोबारा मेहनत करके जिस तरह से जमा किए, आज उसका नतीजा सबके सामने है। और जो पार्लियामेंट का जो ओपिनियन पोल है आपके पास, वो ज़रूर, क्योंकि आप सामने है बीआरएस का, यानी जिस दिन बीआरएस ने नेशनल पार्टी के तौर पे अपने आप को सामने पेश किया, वहाँ से उनका सवाल शुरू हो गया। और बीआरएस के नाकामी सबके सामने है। बीआरएस ने जो वादे किए थे, जिस तरह से लोगों के साथ, अवाम के साथ जो धोखा दिया, अवामी इमलाक को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, खजाने पे जितना 6 लाख करोड़ से जायद आज खजाने पे हमारे अवाम पे बोझ पड़ा हुआ है, ये तमाम ये सारे चीजें सबको मालूम है। अब तो बीआरएस तकरीबन वॉश आउट ही हो जाएगी, उसका कोई नामो निशान भी शायद ना रहे। अब हमारा सामने अगर कोई है तो सबको मालूम है, कांग्रेस से जो मुकाबला होगा तो बीजेपी का मुकाबला होगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो जो अगर तेलंगाना में भी हम जो है कम से कम 12 सीटें लेने वाले हैं, और शायद नेशनल तौर पे अगर देखा जाए तो केंद्र के लिए जब वोटिंग होगी तो कम से कम 370 प्लस आप कह रहे थे जी। तो आपका जो नजरिया है वो आपके हद तक, आप कोई भी अपनी बात को लाजिम है मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नतीजा तो तभी आएगा ना जब इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में हम ये वसूख के साथ, ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीटें अभी मौजूद है बीजेपी की, वो सीटें भी घटकर कांग्रेस के लिए मैंडेट आएगा, अवाम कांग्रेस के साथ आएंगी, क्योंकि कांग्रेस अवाम के लिए काम कर रही है। और रेवंत रेड्डी साहब जिस तरह से लोगों के लिए एक अवामी कायद बन गए, गरीबों के लिए, और ये तमाम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं रेवंत रेड्डी, यानी कि यहाँ रेवंत रेड्डी की गारंटी के आगे मोदी की गारंटी नहीं चलने वाली, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। रेवंत रेड्डी कोई पीएम कैंडिडेट तो नहीं है जी। कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट है क्या रेवंत रेड्डी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हाँ? मोदी जी के टक्कर में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए INDI पे डिपेंड है। आज इनका ने कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि इन लोग सेंट्रल में रूल कैसा करेंगे। आज इनके पास में कितने सीटें कौन क्या लेंगे, आप देखो 1-2 दिन पहले की इनकी मीटिंग में आपको रिजल्ट मिल जाता है कि इनका ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है। आज मुझे लगता नहीं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में जीत गए तो उनको पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे कांग्रेस। अगर पीएम कैंडिडेट अगर तेलंगाना से डिक्लेयर करती है तो वो टक्कर मजा आएगा लड़ने का। हमें भी खुशी है कि भाई रेवंत रेड्डी जी अगर तेलंगाना में स्ट्रांग होते तो अच्छी चीज है। यहाँ पर लेकिन कांग्रेस के अंदर में आज परिस्थिति ये 60 सालों का जो कांग्रेस का रूल था, कांग्रेस दिनों दिन वीक हुई है, इसलिए आज उनको गठबंधन की जरूरत है। अगर नहीं तो कांग्रेस अपने आप में कहां तक थी बल, आज अपने आप में कितनी पावरफुल थी कांग्रेस। उनके कारनामों के कारण में घट घट के आज शायद मेरे ख्याल में 52 सीटों तक सीमित रह गई है। 52 सीटों की हालत में भी ऐसी परिस्थिति है। सुनिए, आज इनको देखो हर स्टेट के अंदर में जाके रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप हमारे साथ आएंगे क्या, आप हमारे साथ आए। तो मोदी जी का मुकाबला कहाँ है? जनता हर चीज देखती है, जनता देखती है कि स्टेबल और एबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है और देश को सही ढंग से कौन चला सकता है। और मोदी जी के राज में आप देखिए आज 9.5 साल 10 साल के पीरियड नजीक आ रहा है, और आज मोदी जी के ऊपर में एक करप्शन चार्जेस नहीं है, उनके मिनिस्टर्स पे एक करप्शन चार्जेस नहीं है, उनके सीएम के ऊपर एक करप्शन चार्जेस नहीं है। अब डेवलपमेंट देखिए, और आज मैं कांग्रेस के भाइयों को बोल रहा हूँ, आज देश किस प्रकार मजबूत हुआ है। आप देखिए मोदी जी को आज वर्ल्ड ओवर लोग लाइक करना चालू कर दिए। और देखिए जब आज इसके पहले मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ, PV नरसिम्हा राव साहब वाजपेयी जी को जनेवा भिजाए थे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि भाई आप तो अपोजिशन के लीडर है, आपको कैसा है? तो बोले कि भाई हमारी लड़ाई हमारी वहां तक रहती है, लेकिन जब देश की बात होती है तो हम एक रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को आप कभी भी वॉच करके देखिए, उन देश को जोड़ने की बात नहीं करते, बाहर गए जब तोड़ने की बात करते। ये उनकी सोच बदलनी चाहिए।
एक ही चीज है, अपना झगड़ा अपने पास है, बाहर वाला कोई आके सलटाएगा नहीं। अपन अपन ही रहेंगे, जो भी करेंगे अच्छा बुरा देश का जो भी रहेंगे, अपन सब साथ रहे तो ही देश डेवलप होने वाला है। तो आप की तरफ से मैं बोलता हूं कि आज राहुल गांधी को नसीहत दीजिए कि भाई आप अगर बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान की तारीफ करिए। आप यहाँ पे रोज दिन, अभी आज पार्लियामेंट में जाएंगे, अपना रोज दिन का झगड़ा रहेगा, लेकिन जब देश की यूनिटी की बात आती है तो देश की यूनिटी के लिए अपन सब एक ही चीज रहे कि हर हिंदुस्तानी एक है। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। मोदी जी कोई देश का नाम रोशन विदेश में जाके नहीं करे, कोरिया में जाके क्या क्या बोले आप उस पे स्टडी करो, चाइना में जाके क्या बोले, मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि यहाँ आपका मैं इंडियन हूँ बोल के। तो आप वहां तक आप मत जाइए। आपका सवाल क्या था, मैं फिर से सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे सीधा सवाल कर देता हूँ। अभी एक ओपिनियन पोल आए हैं जी, अभी, हालांकि एक शुरुआती इसको रुझान कह लीजिए, शुरुआती रुझान है, नई सरकार बनी है तो उसके बाद एक ओपिनियन सर्वे कराया गया कि भाई क्या लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद जो है इसका असर जो है वो लोकसभा पर कितना पड़ने वाला है। उस ओपिनियन पोल के सर्वे के हिसाब से 3 से 5 सीटें बीआरएस यानी आपकी पार्टी को मिल रही हैं, 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और ज्यादा सीटें जो हैं 10 से ज्यादा सीटें वो कांग्रेस हासिल कर रही है। अब वो तो कह रहे हैं, आपके दोनों अपोनेंट साफ तौर पर कह रहे हैं भैया बीआरएस जो है वाइट, यहाँ से वाइट वॉश हो जाएगी पूरी तरीके से, अब इसका कुछ नहीं होने वाला है। जी देखिए, ये जो ओपिनियन पोल है जी, ये जो है तोता लेके पर्चियां लेके जो रोडों पे बैठे रहते फाल खुलाने वाले, ऐसे दुकानें बहुत खुले हुए हैं। हाँ। हकीकत का मंजर तो जो है जब शेड्यूल आएगा उस वक्त आएगा। और बीआरएस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ। ये एक जख्मी शेर है। अच्छा, शेर को थोड़ा और आराम कर लेने दो। हमारा मंथन चल रहा है पूरा। हम कहाँ क्या करेंगे, कई महीने के बाद चले गए हम आपको पूरा बता देंगे। डबल फिगर में तेलंगाना के अंदर बीआरएस के ही एमपी आएंगे, इलेक्ट होंगे। ये आप देख लेना, इसी फिगर ही डबल ही है। मैं आपको जब फिर बात करूंगा मैं आपको बता दूंगा। अब रही सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस के 6 गारंटियों में अभी एक गारंटी की शुरुआत भी पूरी नहीं हुई, जस्ट अभी 5 बाकी है। और इनको साल कितने हैं, 5। तो 6 गारंटी को 5 साल कम पड़ेंगे इनको। बस मैं इतना मुख्तसर में आपको बोल देता हूँ। मतलब आप इन सर्वे को मानने के लिए तैयार नहीं, कह रहे हैं कि नहीं हम सबसे ज्यादा हासिल करने वाले हैं? नहीं, हम साहब हमारा वर्क आइडेंटिटी जो है, हाँ। आप उठा के देखिए, आप देखिए हमारा वर्क क्या है जी। हमारा कैसा डबल बेडरूम दिए तो ट्रांसपेरेंट तरीके से कितना को दिए पूरा प्रेस वालों को बिठा के, देखिए प्रेस वालों को बिठा के, मैं इंटरप्ट नहीं, अभी मैं आप लोगों से सवाल कर लूंगा इसको लेकर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे मीडिया के सामने लॉटरी करे, फर्स्ट फ्लोर पे किसको देना है, सेकंड फ्लोर पे। मैं ये टॉपिक से हटके ये बात बता रहा था आपको, डेवलपमेंट्स के बारे में, वेलफेयर के बारे में। मेरा मतलब ये है कि बीआरएस का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, पर कैपिटा इनकम नंबर 1 हमारी सबसे हाईएस्ट कैसा। लेकिन कर्ज में भी तो आपने ही डुबो दिया, ये भी तो आप बात मानिए ना जी। कर्ज में भी तो आपने ही डुबो दिया, ये भी तो बात मानिए जी। कर्ज में इस वक्त हिंदुस्तान की तारीख में जो कर्ज के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अरे भाई जो आज हम जो गुजर रहे हैं, सबसे ज्यादा कर्ज यहाँ है। हमारी आमदनी का 55% खाली उसके इंटरेस्ट में जाता, क्योंकि आपका टॉपिक इस पे चेंज हो गया था, वरना वो आंकड़े थे मेरे पास व्हाइट पेपर वाले जी। तो मैं इसलिए ये इधर ऐसा आ गया। मैं नेक्स्ट डिबेट में अगर रहेंगे आप बुलाइए, मैं पूरे फिगर दूंगा आपको, स्टेट का भी दूंगा, नेशनल का भी दूंगा। देखिए कांग्रेस ने तो सारे इल्जाम आपके ऊपर थोप दिए और बाकायदा बता दिया कि भाई देखिए इन लोगों ने, ये है जब हम 10 साल यहाँ हुकूमत करें, आराम से करे, कोई तकलीफ में नहीं, सब खुशहाल थे, सब अच्छे हुए। एक हालात ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था होगा हमारा, कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ गलतियां हुई होंगी हमारे से, हमारी हुकूमत चले गए, हम एडमिट कर रहे हैं। अब ये बात है कि आपके 6 गारंटी को तो हटा दो आप पहले, वो आपको 5 साल कम पड़ेंगे उसके लिए, मेरा तजुर्बा बता रहा। ठीक है। अब आप जो है, जैसा आप वफ के चैंपियन है, आप कितने केसेस वफ के जो है एजिटेशन करे, धरने दिए, कोई एक लाइन आज यहाँ प्रॉमिस करो आप कि मैं ये 3 साल में 2 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मेरी गवर्नमेंट से। ये है मुसलमानों का मुद्दा, ये बताइए आप। ठीक है उस्मान अल हाजी साहब, सीधा मुंसिफ टीवी पे एक चैलेंज ही हो जाए, क्योंकि सरकार आपकी है। जब आप 10 साल का बीआरएस जो थी वो अपोजिशन में, सरकार में थी, आप अपोजिशन थे, तो आपने वाकई वक्फ के लिए काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपकी सरकार है,
अब आप काम करके दिखाइए। कोई मजहबी इशू पे तो बात नहीं करना नहीं, नहीं मजहबी, लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे भाई ने कहा, बात मजहबी नहीं है, बात माइनॉरिटी के इशू की है। उसूली बात है। कैडर स्ट्रेंथ को कभी भी नहीं बढ़ाया गया जी वक्त में, और आपके सामने इंशाल्लाह ये इस बात के लिए मैं दावा तो नहीं करता, चैलेंज कबूल करता हूं आपका, ठीक है, कि कैडर स्ट्रेंथ बढ़ेगी जो वहां पर वाकई होना चाहिए। वक्त के रिकॉर्ड रूम को बंद करके रखे हुए हैं केसीआर साहब। अब हमारे वो तो कह रहे हैं कि हमने वक्त के रिकॉर्ड रूम को इसलिए बंद किया ताकि उसको बचाया जा सके, इसलिए इसको ताले में डाल के रखे हम लोग बचाने के। लेकिन सब चले जा रहा था। मैं विक्टिम हूँ, हाँ। मैं खुद दरगाह लैंको हिल्स कांग्रेस के दौर की बात है, देख लो आप। नहीं, ठीक है, आएंगे इस मुद्दे पर भी आएंगे। जी बोलिए। दरगाह सोहराबुद्दीन शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह लंगर हाउस पे 2 एकड़ 28 गुंठे है। 2013 में मैंने उस सिलसिले में सूट फाइल किया था वक्फ ट्रिब्यूनल में। आज तक भी उसके रिकॉर्ड रूम को बंद, जब 2015 में जो रिकॉर्ड रूम बंद कर दिए 16-17 में, तो उसके बाद से कई, जब केस आता ही है तो 2-3 साल 4 साल हो जाता है नंबर पे आने। उसके बाद से आज तक भी मैं परसों जज साहब को बोला, साहब जब मैं सूट इस केस में दाखिल हुआ, मैं सूट फाइल करा, तो उस वक्त ओपन लैंड थी, आज बिल्डिंग बन गए। तो केसीआर साहब की मेहरबानी है, आज तक भी वहां पर उनके उसके ऊपर स्टे भी नहीं हो सका। और दूसरी बात, जिस तरह से भाई ने कहा कि लैंको हिल्स का मुकदमा सबको मालूम है, वक्फ ट्रिब्यूनल में जीता गया, हाई कोर्ट में जीता गया, वक्फ के फेवर में आया। केसीआर साहब, इलियास अहमद साहब, वहां पर एक तहसीलदार को भेजा गया था गवर्नमेंट के रेवेन्यू की तरफ से, वहां पर जो भी रेवेन्यू वाले थे वो केस जीता हुआ केस को उसमें मैनिपुलेशन करके, जागीर एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करके वो केस को अमदन हराया गया। और इलियास अहमद साहब को जैसे ही वो वक्त के फेवर में बात कर रहे थे, फौरी असर के साथ उनको वापस बुला दिए। 8 महीने तक उनको पनिशमेंट के तौर पर उनको कहीं भी पोस्टिंग नहीं दिए। कई बार उस सिलसिले में हम महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर थे, कई बार बोला, भाई ये क्या जुल्म है आप लोगों का, गवर्नमेंट का आपका आदमी को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को आप इस तरह से ताजिब उसको अजाब में रखें, वो शख्स को कहीं पोस्टिंग भी नहीं दे रहे हैं, क्या गुनाह है उनका, क्या जुर्म। जब बाज़ाब्ता हम लोग एजिटेट करते गए तब उनको वहां पर दोबारा पोस्टिंग मिल गए। अब ये डीएमडब्ल्यू में है वो। और दूसरी और एक बात कि लैंको ही नहीं, कई केसेस है। अब आपकी सरकार है, जरूर करेंगे हम, और जरूर करेंगे। आपके सीएम है, तो आपको दूसरी पार्टी के होम मिनिस्टर से मिलने जा रहा था, अब तो आप अपनी पार्टी से तो कह सकते हैं ना। अभी दूसरी बात कि बीजेपी इस मुल्क को मजबूत करी तो ठीक है। डोकलाम में क्या हो रहा है, कितने 100 किलोमीटर अंदर आ गया दुश्मन। चाइना को क्यों आज तक जवाब नहीं, चाइना का नाम क्यों नहीं ले रहे पीएम साहब, चाइना का नाम भी नहीं लेते। मैं थोड़ा सा आज नेशनल डिबेट से हटके सिर्फ तेलंगाना के इश्यू पर मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ, उनकी बात का जवाब आपने दिया, मैं इस चीज को कबूल उसी बात पे मैं अर्ज किया, मेरी बात को हटके कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी देश का नाम आज तमाम दुनिया में रोशन करने वाला नाम है वो राहुल गांधी। और इस देश को आजादी दिलाने में कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं था। उसके लिए कांग्रेस बीजेपी थी नहीं, तो इसीलिए देश के लिए सब जनों ने काम किया। देश के लिए जो कांग्रेस ने कुर्बानी दी, अगर कांग्रेस ने कुर्बानी दी, किसी ने कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी की अगर बात रहती थी तो भगत सिंह नहीं मरता था। अरे भगत सिंह नहीं मरता था। हम टॉपिक से हट जाएंगे, इस टॉपिक पर नहीं आते। देखिए, आजादी के लिए हर आदमी ने लड़ा है, आजादी के लिए हर आदमी ने लड़ा है। सफ़े अव्वल में थी, ठीक है जी, मान लेते हैं, वो हिस्ट्री का एक पार्ट है, उस पर अब नहीं जाते हैं। तेलंगाना के मामले पे आ जाते हैं। तेलंगाना में अब आपकी सरकार बन गई है जी। सीधे तौर पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि भाई ये तो 6 साल में भी ये 5 साल गारंटी को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। विमल दलिया साहब, आप भी बता दीजिए कि बाकी ये 6 गारंटियां पूरी होंगी? नहीं, मेन कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज जैसे ही अगर चीफ मिनिस्टर का नाम लेते तो 60 के 60 उठ के ठहर जाते। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी को काम करने का शायद इनका इंटरनल जो लीडरशिप है ये मौका नहीं देंगी। और अगर तेलंगाना के हित के लिए अगर बात है तो बराबर उनको मौका मिलना चाहिए। आज उन गारंटी लिए, आज 1 महीना हुआ सरकार आके, आगे देखो होता है क्या। लेकिन हम भी बोल रहे अगर जनता के हित का काम है तो हम बराबर साथ देंगे, हमारे सेंट्रल भी आपको साथ देंगे। लेकिन
आप अच्छी नीयत से काम करिए। बिल्कुल रेवंत रेड्डी जी ने, आप देखिए किशन रेड्डी जी से बात किया कि भाई सेंट्रल काम को सपोर्ट होना है, किशन रेड्डी जी ने एक ही बात बोला, यस 100% हम सपोर्ट करेंगे। मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है। ये चीज हमारे पास में नहीं है। एक बार चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया तो वो जनता का चीफ मिनिस्टर है, वो कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर बना है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो कोई बीजेपी तक सीमित नहीं रहेगा। उस प्रकार रेवंत रेड्डी जी अगर अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल हमारे एमएलएस भी सपोर्ट करेंगे, उसमें दो। लेकिन हकीकत में क्या रेवंत रेड्डी जी को जो टीम है कांग्रेस की, उन काम करने देंगी क्या, ये उनको विचार करना चाहिए। ठीक है उस्मान साहब, बिल्कुल सीधा जवाब, सीधा सवाल उन्हें डायरेक्ट है आपके। ये बिल्कुल गलत है। सबके सहमत से आज चीफ मिनिस्टर का ओहदा उन्होंने संभाला है और पूरी पार्टी इस बारे में रेवंत रेड्डी जी के साथ है। और आप देखेंगे ये 6 गारंटीज भी उस पर अमलवारी होगी और सबका ताउन चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर सब जनता के चीफ मिनिस्टर, पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, सबका रेस्पेक्ट है, सबको रेस्पेक्ट के साथ ही सबके हुकूक सब तक पहुंचाना मकसद है। और आप देखेंगे कोई इंटरनल कोई झगड़ा ऐसा नहीं है। जो लोग, हर आदमी चाहता है कि मैं कोई ओहदा हासिल करूंगा, जब पार्टी तय कर देती है तो सब उसको मानना पड़ा है, मान लिए सब लोग। और इसी तरह हम अवाम में जाएंगे, अवाम के साथ जो मसाइल है, जो लोग बैठकर फार्म हाउसों में बैठ के पॉलिटिक्स चलाते थे, वो मसला नहीं है। अवाम तक हमारा सीएम जा रहे हैं और जिस तरह से सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें देख रहे हैं आप, वो तमाम। और एक चीज अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि डबल बेडरूम का, भट्टी विक्रमार्का साहब खुद जाके एक जगह विजिट किए, कहाँ कितना हुआ, कितने लाख बेडरूम बने, डबल बेडरूम, सबके सामने आ गया। फिर व्हाइट पेपर भी जारी हो गया, व्हाइट पेपर में भी सारी चीज़ों के नकाइज क्या है अवाम के सामने है। किसी की तनकीद का मसला नहीं है, अवाम की हालत क्या है, माशी हालत, इक्तिसादी हालत आज स्टेट की क्या है, वो चीज़ बताने का मकसद है। इसके ऊपर जो गलतियां हुई हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में, अब ना होते हुए उसको किस तरह से गलतियों से सबक हासिल करके आगे डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा है। और बिलखुसूस हमारे सीएम साहब इस बारे में अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के सामने। यानी कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल तो अब ये है ना कि मान लीजिए वो भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, जो है गारंटियां अभी मतलब नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अभी बस का सफ़र आपकी तरफ से दे दिया गया, 10 लाख रुपए का बीमा का भी आपकी तरफ से दिया गया, और भी अभी 4 गारंटियां हैं, क्या वो वाकई 4 साल में पूरी होंगी? अरे भाई 3 महीने का टाइम लिए हैं, 3 महीने में देखिए क्या होगा, हो जाएंगी पूरी इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि जब ये गारंटियां पूरी की गई थी, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि जो महिलाओं को जो बस सफर दिया गया उसमें बहुत जल्दबाजी कर दी गई, बिना सोचे समझे जो है उसको एकदम से बस क्योंकि कह दिया गया था कि पहली कैबिनेट के में इसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई दूसरे पहलुओं पर भी क्या नजर रखने की जरूरत नहीं है? तमाम चीज़ों का मुहासिबा किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और जरूर अवाम तक, अवाम के मसाइल है, अवाम को जो परेशानी है उसका मदावा करने के लिए पार्टी काम कर रही है और आपके सामने आते जाएगा। अभी तो इख्तिदार आए हैं, आगे आगे देखिए इंशाल्लाह अवाम के लिए क्या क्या। सलाउद्दीन लोधी साहब, अब आप भी आगे देख लीजिए कि क्या होता है। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो 3 महीने का वक्त लिया है गारंटियां पूरी करने का, ये तो 4 साल और 5 साल तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। कुछ ना करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। ठीक है, अभी मेरे बीजेपी के बड़े भाई हमारे विमल साहब एक बहुत अच्छी बात बोले कि चीफ मिनिस्टर किसी एक जमात का या पार्टी का नहीं होता। हाँ, एक बार उन्होंने ओहदा संभाल लिया वो जनता के, तो उसकी बेसिक बात ये है कि वो जो है संविधान की शपथ लेते हैं, यानी हमारे दस्तूर की हम हलफ लेते हैं। हाँ। तो वो जब हलफ लेते हैं दस्तूर का, तो वो किसी के नहीं रहे, दस्तूर के मातहत ही उनको चलने का है। सही, बिल्कुल। और उसमें जो है अगर हम सब मिलके, अगर पार्टी, हमारे झंडे सब बाजू लगा के अगर कौम की तरक्की, पब्लिक के लिए अगर काम करें तो शायद उसके नतीजे बहुत अच्छा हो सकता। वो उसका नतीजा जो है हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा हो सकता। तो मेरी दोनों पार्टियों से, एक जगह जो है स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई है मेरे पास, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो आप दोनों से ये कहना है मुझे कि जो भलाई का काम अपनी लेवल पे जो हो सकता है
अपन वो तो मिलजुल के करना चाहिए आवाम की भलाई का। ठीक है, इस बात पे तो सभी मुत्तफिक हैं। तनकीद है बीआरएस में। हाँ। मैं आपको पहले भी, इससे पहले के भी डिबेट में बोला मैं ये हाँ। कि हमसे गलतियां हुई होंगी, कोताहियां हुई होंगी, खामियां थी होंगी, हम उसको एडमिट कर रहे बात। ठीक है। अब आप जो गवर्नमेंट अब आपकी सत्ता में आए, अभी तो आपको बिल्कुल चंद दिन ही जुमा हुए जुमा हैं 4 अभी। दिन वाली बात है। नहीं, अभी वो मेहंदी का कलर भी 100 नहीं days सूखा complete नहीं हुए आपका। क्या साहब, अभी मेहंदी का कलर भी नहीं सूखा आपका। सही है। तो जो है थोड़ा आपको टाइम लगेगा, और मैं उम्मीद ये रखता हूँ हाँ। कि हम जो नहीं करें वो आप करके दिखाएंगे। हाँ। आज जैसे हमको यानी कि जिस चीज के लिए आपको आज हटाया हमको गया वो जवाबदेह बना रहे हैं। हाँ। कल आप जवाबदेह ना बनेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। कल अगर वक्त जवाब मैटर के अंदर गवर्नमेंट चली जाएंगी, वो हाँ, भी जानती है। बिल्कुल। जवाबदेही तो बनती है। आज अगर जवाबदेही जनता ने तो अगर जनता के लिए भी आज है और 64 जवाबदेही सीट हमारे दी लिए भी है हम भी पूछेंगे कांग्रेस सवाल। को, तो जी। जनता बराबर पूछेंगी उसके लिए, बिल्कुल। उसके लिए वोट जो दी है। बेसिक है और जनता 64 सीट नहीं दी है, सेहतमंद 119 जमहूरियत की सीटें मिसाल दी है। जी। है। 119 सीट का एक इनको मैंडेट दिया है। ये 64 सीट के नहीं है। आज रेवंत रेड्डी जी के ऊपर में 119 असेंबली की जवाबदारी है। सही बात है। तेलंगाना कि के हर शख्स की जिम्मेदारी असेंबली को उन अपना समझ के अगर काम करेंगे तो तेलंगाना का भला हो सकेगा। बिल्कुल। अगर उन सोचेंगे कि भाई मैं एक ही कम्युनिटी के लिए काम करूंगा, एक ही कम्युनिटी को खुश करूंगा, तो ये कभी सक्सेसफुल रेट में नहीं जाएगा। सोच अच्छी बननी चाहिए, और उसके लिए देखो आज बीआरएस भी बराबर साथ देंगी, और हमारी पार्टी तो हमने वेरी फर्स्ट डे कहा है कि 100% अगर तेलंगाना का भला होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं था कि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। नहीं नहीं, देखो इलेक्शंस आएंगे जाएंगे चलते रहेगा, लेकिन देश रहेगा। आज पार्टी देखो, बीजेपी आपको पता है क्या पोजीशन पे थी, आज बीजेपी क्या पोजीशन पे थी, कांग्रेस क्या पोजीशन पे थी, आज कांग्रेस की क्या पोजीशन है, बीआरएस क्या चीज है, शिवसेना, यानी कि ये सब दौर चलते रहेगा। कोई नेता आएंगे, कोई नेता जाएंगे। आज यहाँ पे हम 3 बैठे, कल आने वाले दिनों में हमसे अच्छे लोग भी आएंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, दूसरे तेलंगाना की जनता, यानी कि ये दौर चलते रहेगा। लेकिन ये प्रदेश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, सोच अपनी अटल रहना बिहारी वाजपेयी जी की याद चाहिए, दिला सोच दी आज अपनी आपने एक ही बात। चीज जी। रहना चाहिए कि अगर देश के लिए अगर अपन मर मिटने को भी तैयार है, और देश के लिए अगर अपन कुछ करके जाने के लिए तैयार है, तो बराबर अपन करना चाहिए। और ये इलेक्शन होता है, जनता डिसाइड करती है। आज जैसा तेलंगाना की 4 करोड़ जनता डिसाइड करके उसके अंदर में जो भी मेजॉरिटी दी है कांग्रेस को, तो कांग्रेस की जवाबदेही बनती है कि तेलंगाना को किस टाइप से डेवलप करना चाहिए। भाई बोल रहे कि भाई आप वादा पूरा करेंगे, अरे भाई अभी अभी आइए, 100 डेज इनको टाइम दीजिए, 100 डेज के बाद में देखिए कि इनकी परिस्थिति क्या है। और कहीं लगता है अपने को, कहीं अपने को कबूल है क्या 100 बिल, और कहीं अपने को लगता है कि भाई कांग्रेस को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी साथ होना चाहिए, तो हमारे नेता लोग बराबर डेवलपमेंट के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, तेलंगाना के भले के लिए कभी भी साथ देने को तैयार है। उस्मान अल हाजी साहब, गारंटियों पर तो बात हो गई। अब बात बहुत सारी कॉरपोरेशंस की भी है। कॉरपोरेशंस के जो चेयरमैन थे जितने भी, या कॉरपोरेशंस के सभी ज़्यादातर ओहदेदारों को हटा दिया गया था। अब कब तक हम उम्मीद करें कि वाकई जो है नए कॉरपोरेशंस के चेयरमैन बना दिए जाएंगे, और उम्मीद ये कि माइनॉरिटी को उसमें कितना फीसदी शेयर मिलेगा या हिस्सेदारी मिलेगी? सबसे पहले मैं एक बात जो काबिल एतराज़ है जी। और होना भी चाहिए कि अभी भाई ने जिस तरह से विमल साहब ने कहा कि एक कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर है, वो बिल्कुल कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर, किसी कम्युनिटी को फॉलो वो के लिए किसी कम्युनिटी के नाम पे या किसी कम्युनिटी के वोट से वो मुंतखब नहीं हुए। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने उनको वोट दिया और वो सीएम हैं आज। और सबके लिए उन्होंने, जैसे अभी भाई ने कहा, किशन रेड्डी साहब से भी बात हुई उस बारे में, मोदी जी ने भी कॉल किया, बधाई दी। इसी तरह जाके हमारे बीआरएस के चीफ से भी उनकी अयादियत की जब वो हॉस्पिटल में। तो हमारा मकसद डेवलपमेंट ही है और डेवलपमेंट रहेगा, और डेवलपमेंट के लिए सब मिलके हमारे सीएम साहब मिलकर काम करेंगे। और कारपोरेशन की रही बात, उस बारे में बात हो रही है, और अनकरीब आपको इसी हफ्ते में शायद आपको इसका तमाम लोगों को जो कारपोरेशन में है, और बिलखुसूस अक़लियतों के लिए, उन लोगों के लिए भी इस बात पर आपको एक हफ्ते में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। सलाउद्दीन लोधी साहब, क्या लगता है कि वाकई जो हिस्सेदारी की बात हो रही थी, जितना हिस्सेदारी का एक कांग्रेस ने वादा किया था, वो वाकई मिल पाएगी इन सारी, चाहे कॉरपोरेशंस में हो चाहे मिनिस्ट्री में हो? अभी तक क्योंकि मिनिस्ट्री का भी ऐलान सलाउद्दीन लोधी साहब नहीं किया गया। मैं समझता हूँ साहब, जब तक पार्लियामेंट इलेक्शन
नहीं होंगे जब तक का इन इश्यूज पे बात करना मेरे तजुर्बे के हिसाब से मुनासिब नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही ये चीजें सब आएंगे। हाँ, कुछ चीजें, कुछ कॉर्पोरेशन बहुत जरूरी होते जी, कोर्ट से भी ऑर्डर आ सकते हैं उसके, ठीक है, तो वो वैसे कॉर्पोरेशन डाल सकते होंगे। लेकिन ये और इसको एक 6 महीने तो लगते होंगे बोल के मेरा अपना तजुर्बा जो है ये बता रहा, क्योंकि मैं भी जो मुझे आइडिया है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, टाइम लगेगा इसके लिए। विमल दलिया साहब, थोड़ा सा पड़ोसी राज्य की भी बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश। हालांकि कभी तेलंगाना उसी का हिस्सा था। अगर हम बात करें टीडीपी की, तो प्रशांत किशोर साहब ने उनसे मुलाकात करी। प्रशांत किशोर साहब ने 2014 में आपको चुनाव लड़वाया और वो टीडीपी को चुनाव लड़वाने के लिए बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वाकई आंध्र प्रदेश में इस बार आपका कुछ भला होने वाला है? किस तरफ देख रहे हैं आप? बीजेपी को किस तरफ देख रहे हैं? नहीं, हमारा काम है जनता का किस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं या अपने कामों से जी। और आपने इसके पहले भी बनाया कि साउथ में हमारा वर्चस्व थोड़ा कम है। ठीक है, तो साउथ में इस टाइम हम फोकस बहुत ज़्यादा रखे। जिस प्रकार आपने तेलंगाना के इलेक्शन में आपने खुद ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डू एंड डाई के हिसाब से काम किया है, और हमारे हर नेता ने इलेक्शन को बहुत इजी नहीं लिया, और बिल्कुल 100%, चाहे नीचे स्थाई का कार्यकर्ता रहने दो या ऊपर स्थाई का जैसे हमारे मोदी जी रहने दो, हर एक ने अपने दिलो जान से हर तरफ से पूरा जितना कोशिश करना करे। और आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश में भी हम ऐसे ही काम करेंगे। हम बिल्कुल, चाहे जगन रहने दो, चंद्रबाबू नायडू रहने दो, पवन कल्याण रहने दो, जो भी रहेगा पार्टी का जो निर्णय काम में आएगा कि भाई अलायंस में जाना है या नहीं जाना है, इंडिविजुअल जाना है, ये पार्टी का डिसीजन रहेगा। लेकिन हम इलेक्शन बिल्कुल 100% हम जनता के हित के लिए लड़ेंगे और डू एंड डाई के हिसाब से लड़ेंगे। 100% हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से हम बराबर वोट पूछेंगे, हमें वोट दीजिए, क्योंकि सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट रहेंगे, हम एपी को बराबर हेल्प करेंगे। उस्मान अल हाजी साहब, सवाल इसलिए आपसे ये लाजमी हो जाता है, कर्नाटका का चुनाव होता है, कर्नाटका का असर तेलंगाना में होता है, और काफ़ी लोग ये मानते हैं, इस बात पे शायद आप भी इस बात को एडमिट करें कि कर्नाटका के बाद से जो जोश तेलंगाना में देखने को मिला था, शायद वो जोश आपको आगे ले गया, सरकार बनाने तक के लिए ले गया। क्या कर्नाटका, तेलंगाना और ये फिर सीधा आंध्र प्रदेश में भी वही जोश देखने को मिलेगा? जरूर तब्दीली आएगी। अवाम खुद चाहती है। जगन से अवाम वहाँ की नाला है, जगन से बेजार हो चुकी है जी। वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि किस तरह से अवामी मैंडेट कांग्रेस के साथ आएंगे। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस जो है वो वहाँ पर भी बिल्कुल जिस तरह से अब मौजूदा जो अब वहाँ कांग्रेस में जो असेंबली में जिस तरह से हालत है, बहुत बड़ा रद्दोबदल हो जाएगा। और वहाँ हम तो सुने हैं कि आप शर्मिला के साथ जा रहे हो वहाँ पे। शर्मिला के साथ तो यहाँ पर भी गठबंधन की बात हो रही थी तेलंगाना में। एपी के अंदर में शायद हमने सुना है जी, वो क्लैरिटी भाई देंगे हमारे को। शर्मिला के साथ आने वाला वक्त बताएगा आप किसके साथ जाएंगे, आप भी किसके साथ रहे हैं। उनका तो यहाँ पे सीधा सपोर्ट उन्होंने किया है क्या, पवन कल्याण ने, तो शायद पवन कल्याण के साथ ही वो आंध्र का इलेक्शन। देखिए, अब बीजेपी भी सिंगल पार्टी नहीं है कांग्रेस में, मुल्क में वो भी एनडीए के तहत काम करती है, उसके साथ भी पार्टीज है, लोकल पार्टीज है उसके साथ, स्टेट वाइज जहां भी है। और कांग्रेस को जो मुनासिब रहेगा वहां पर वो जरूर वो इकदाम करेगी। ठीक है, सलाउद्दीन लोधी साहब, आपसे ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है, अब आप टीआरएस नहीं रहे, अब आप बीआरएस बन चुके हैं, आपने अपने आप को भारत राष्ट्र समिति घोषित कर दिया है। और अभी हम अगर कुछ महीनों पहले जाएं तो जब तेलंगाना के सीएम रहते हुए केसीआर साहब ने महाराष्ट्र के भी बहुत दौरे किए हैं और आस पड़ोस के बहुत ज़्यादा दौरे किए हैं, तो क्या वाकई आंध्र में किस तरह से अपनी पार्टी को देख रहे हैं आप? 545 सीटों पे लड़ेंगे जी, 545 सीटों पे बीआरएस लड़ेंगे पूरे इंडिया। कोई बात नहीं, मैं सवाल सीधा आपसे ही ले लेता हूँ विमल दलिया साहब, क्योंकि पवन कल्याण ने यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का सपोर्ट किया, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आप जो है इस बार आपकी सीटें बढ़ी और सीधा आप 8 पे पहुंचे। तो क्या एज ए सीएम फेस जो है पवन कल्याण को आंध्र में जो है पार्टी देख रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अभी आप पानी पी सकते हैं। अभी समय है एपी के लिए हमें डिस्कस करने के लिए जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण को
सीएम कैंडिडेट के हिसाब से नहीं देख रही है। ठीक है। ये आने वाले दिनों में हमारा जो सेंट्रल कमेटी है वो डिसाइड करेंगी कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, इंडिविजुअल जाना है या पवन कल्याण के साथ जाना है या क्या करना है। ये हमारी सेंट्रल बॉडी के जो निर्णय रहेंगे वही काम में आएंगे। बाकी अभी तक हमने किसी को सीएम कैंडिडेट का किसी को डिक्लेयर नहीं किया, ना हमारे पार्टी की तरफ से किया है ना दूसरे पार्टी की तरफ से हमने सपोर्ट किया। ठीक है। लोधी साहब, अगर तबीयत सही हो तो मतलब सीधा सवाल वही था आपसे कि भारत राष्ट्र समिति के तौर पे अब आप जा रहे हैं, दे दो साहब को, तो क्या लगता है कि इस बार जो है वो भारत राष्ट्र समिति के तहत अब आंध्र प्रदेश में भी अपनी पार्टी का फैलाव करेंगे? देखिए साहब, अब अपन आंध्र की बात हो रही थी अभी जी, प्रशांत किशोर के ताल्लुक से, प्रशांत किशोर के ताल्लुक से जी, चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट कर रहे, कुछ प्लान दे रहे हैं टीडीपी से उन्होंने। तो जैसा अभी आप एक बात बताए थे, कर्नाटक का असर का तेलंगाना में हुआ जी, तो ये बात यूं है, तेलंगाना की एक मशहूर कहावत है जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। ठीक है। तो रेवंत रेड्डी के साथ चंद्रबाबू नायडू का पूरा आशीर्वाद रहा, उनके पूरी मशीनरी, उनके कार्यकर्ता, उनका कैडर पूरा रेवंत रेड्डी को काम करा यहाँ पर। और एक ये हुआ, चंद्रबाबू नायडू के साथ हमदर्दी पैदा हो गई, चाहे आंध्रा की आवाम हो या तेलंगाना की आवाम हो। ठीक है। कि वो जो ईडी के उनके ऊपर जो भी केसेस वगैरह जो उन अंदर रहे, जो भी हुआ हो जी, तो मैं समझता हूँ चंद्रबाबू नायडू के हक में शायद आंध्रा के अंदर अच्छा फैसला आ सकता होगा। ये क़ब्ल वक्त है मेरी ये बात बोलना जी, लेकिन ये हालात अब जो बता रहे जी, जाहिर बात है इधर तेलंगाना से भी, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस को मेन अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। जगन का ताल्लुक उनसे ही है, भारतीय जनता पार्टी से जी, तो ये गवर्नमेंट भी उनको शायद सपोर्ट करे ताकि वो फ्यूचर में इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। तो ये ऐसा हो सकता, मेरा अपनी राय जाती ये है मेरी। लेकिन आप किसी अलायंस के साथ नहीं जा रहे हैं, ये तो ये तय है अभी तक? तो अभी ये जब ये पार्लियामेंट का जब ये शेड्यूल आ जाएगा जी, उस वक्त जो है ना हमारे बहुत सारी चीज़ें जब सामने आएंगे। महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पे लड़ने का प्रोग्राम है हमारा जी, वहाँ वर्कआउट चल रहा है हमारा। तो जहाँ तक वर्क ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में हुआ है हमारा, तो अभी आने वाले टाइम में मालूम होगा, क्योंकि मैं खुद भी महाराष्ट्र कई डिस्ट्रिक्ट फिर के आया मैं जी पार्टी के लिए। अभी आप कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में था मैं जी, बिल्कुल 2 दिन पहले तक आप महाराष्ट्र में थे। तो जो है अभी आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा सब क्या है क्या नहीं। तो 545 सीट तो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, आप ये देखिए 3 महीने में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी सब ठीक थमा हुआ है, यानी कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, वेट करना पड़ेगा, पहले बोलना मुनासिब नहीं है। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। विमल दलिया साहब पूछ रहे थे कि क्या 545 सीटों पर इसका मतलब नहीं लड़ेंगे फिर आप? कौन? विमल दलिया साहब पूछ रहे हैं। तो 545 नेशनल पार्टी आज बीआरएस, मेरे हिसाब से तो 545 सीटों पे लड़ना चाहिए। विमल साहब या तो किसी के साथ अलायंस करना। विमल साहब, भारतीय जनता पार्टी भी 500 जितने टोटल फिगर आप बता रहे हो हम एनडीए के हम एनडीए कांग्रेस भी नहीं लड़ेगी। अब ये दौर चलेगा रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस में होके चलना है, डायरेक्ट कोई पार्टी नहीं आती। इसलिए पूछ रहा हूँ, आप भी किसी के साथ अलायंस करेंगे क्या? 100% करेंगे, टाइम पे मालूम होगा। लेकिन वो थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो टाइम पे, जैसा एक मायावती परसों जो है बोले हम टाइम पे कौन किसके साथ जाता मालूम पड़ेगा। सारे इंडिया में जो है पूरे चैनलों पे डिबेट वही बात की चली जी। तो टाइम वेट करो, सब सामने आ जाएगा अपने। इंतजार, ठीक है, इंतजार करना भी ठीक है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है आपके। बीआरएस के लिए अभी तेलंगाना में सरवाइव होना मुश्किल हो गया, तो शायद वो देश के प्रति सोचना भी शायद मेरे हिसाब से उनके हित में नहीं रहेगा। ये भी जल्दबाजी है। क्या कहते हैं उस्मान अलाजी साहब? क्योंकि जब से बीआरएस बनी है, जी, बीआरएस ने अपना नुकसान ही उठाया। तो शायद अगर उनको अपना वर्चस्व बचा के रखना है तो शायद अगर तेलंगाना पे फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उस्मान अलहाजी साहब, जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे थे और राहुल गांधी ने कालेश्वरम का मुद्दा उठाया। न सिर्फ कालेश्वरम का, कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कहीं ना कहीं बीआरएस सरकार पर करप्शन के चार्जेस लगाते थे। साबित होना या ना होना वो एक अलग मैटर है, वो भी आप लोग अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो कोर्ट में आएगा, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन क्या लगता है कि वाकई अगर वो करप्शन का मुद्दा था
कालेश्वरम वाकई एक ऐसा मुद्दा था जिस पे जो है करप्शन के चार्जेस लगाने चाहिए, तो क्या सरकार आपकी कार्रवाई करेगी इन मामलों में? अभी आप देख रहे हैं सीएम साहब का कि जिस तरह से उनका ऐलान आया है कि अदालती कार्रवाई होंगी, तहकीकात होंगी अदालत के जरिए से, क्या सच है क्या झूठ है, अदालत उसको कोर्ट के जरिए से वो बराबर उस पर जहाँ जहाँ भी हुआ है करप्शन का वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। और जो कल्प्रिट्स है, जो खाती है अवामी दौलत को, अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाए और हमारे ख़जाने पे जो जिस तरह से खजाने खाली हो गए, तो लाजिम उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे जो भी हो। और जिस तरह से राहुल जी ने अवाम से बताया था कि कालेश्वरम के अलावा जहाँ जहाँ भी जो घपले हुए हैं उस पर उसी के मुताबिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसके ऊपर ज़रूर ऐलान भी आ चुका है सीएम साहब का कि अदालती तहकीकात होगी अदालत के ज़रिए से, और कल्प्रिट्स को अगर वाकई है तो उनको सज़ा होगी। बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी उठता है कि सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक सफ़र तय किया था भारत जोड़ो यात्रा के तहत, वो दोबारा से अभी जब CWC की मीटिंग होती है, CWC की मीटिंग में कहा जाता है कि नहीं आप जो है एक बार फिर से यात्रा पर निकलें। लेकिन क्या वाकई अभी ये वक्त सही है? क्योंकि यात्रा पर निकलने का मतलब हो जाता है कि आप बिल्कुल चुनाव के नज़दीक पहुँच जाएंगे, जितना लंबा उनका सफ़र होता है। तो क्या लगता है कि वाकई राहुल गांधी दोबारा से यात्रा पर निकलेंगे? ये अवाम की तभी से जब यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर पहुँचे थे उसके बाद से ही पब्लिक का ये इसरार है अवाम का कि आप दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। तो वो उसी सिलसिले में अवाम का जो ना इसरार इसके ऊपर ज़्यादा है। अवाम ये चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो ताकि जो माहौल इंतशार का हो उसमें एक इकाई हो, लोगों में देश में एक लोगों को एक जगह जमा करें, तमाम समुदाय के तमाम मज़हब के लोगों को, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है, लोगों में बदलाव आया है और अवाम का इसरार है और पार्टी का भी यही कहना है, पार्टी के जो भी जिम्मेदार हैं कि भारत जोड़ो यात्रा दोबारा होना चाहिए और उस पर शायद जल्दी इसके ऊपर आपके सामने ऐलान भी आ जाएगा। विमल दलिया साहब, अभी जो है कहीं ना कहीं मतलब ये बातें जब सामने आ रही हैं तो क्योंकि तेलंगाना से भी भारत जोड़ो यात्रा निकलती हुई गई थी और तेलंगाना कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि उसका असर तेलंगाना में पड़ा है। क्या लगता है कि अगर जो ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट वो शुरू राहुल गांधी करते हैं तो क्या वाकई जो है जो लोकसभा का चुनाव है उस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन के ऊपर में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रही बात आप बोल रहे तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तेलंगाना में नहीं पड़ा। बीआरएस का जो रवैया था, जो अड़ियल रवैया था, यानी कि इनके चीफ मिनिस्टर इनके मिनिस्टर से भी नहीं मिलते थे, जनता से तो बात की बात है, इनके मिनिस्टर से नहीं मिलते थे। कोई हर स्कीम के अंदर में क्या करप्शन लेवल बहुत बढ़ गया था। इसलिए जनता ने क्या किया कि 10 साल हमने टीआरएस को बीआरएस को मौका दिया, अब अल्टरनेट हम दूसरों को मौका। तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन हम उतनी सीटें नहीं ला सके। तो इसलिए क्या अल्टरनेट कांग्रेस आज पुरानी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को यहाँ पे मौका मिला। और रेवंत रेड्डी जी ने नो डाउट बहुत प्रयत्न किया, उनकी मेहनत का उनको फल भी मिला है और उनको आज जनता ने सीएम कैंडिडेट के रूप में देखा है। तो वो हिसाब से क्या है मालूम, रेवंत रेड्डी जी का प्रभाव राहुल गांधी जी से ज्यादा था। यहाँ के अंदर में सेंट्रल लीडरशिप काम में नहीं है। जिस प्रकार मोदी जी का चेहरा आज वर्ल्ड ओवर जो हिसाब से बना है और जो विश्वास बना है वो राहुल गांधी जी पे उनका विश्वास नहीं है। ये हार बीआरएस की वजह से कांग्रेस यहाँ फॉर्म करी है गवर्नमेंट, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसकी वजह से यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म नहीं। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल एक फिगर बताइए ताकि भारतीय जनता पार्टी हम बता रहे हैं ना 100% हम 10 से 12 सीटें 100% हम जीत के बताएंगे, उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 100% हम जीत के बताएंगे। और एक छोटी एक बात बोलना चाह रहा था मैं भाई कि जब सरकार कांग्रेस की यहाँ पे है कि यहाँ पे तेलंगाना के अंदर में बिलो पॉवर्टी लाइन के भी हर कम्युनिटी के लोग हैं कि आज बहुत जने यहाँ आके बस गए। तो मैं एक भाई की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट को या चलो सबके चीफ मिनिस्टर को, यानी कि 4 करोड़ के चीफ मिनिस्टर को कि आप ऐसा काम करिए कि जो फ़ायदा हर लोगों को पहुँचे। आप ऐसा लिंक बिठाइए कि आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, उनके प्रॉपर्टी टैक्स से, उनके लाइट बिल से और जो भी चीज़ें हैं समझो उनसे टोटल से लिंक करिए
कि अगर आप 2000 का भी अगर पेंशन देते हैं और अगर वो लाइट बिल नहीं भर रहा है, जैसा उन्होंने उठाया है कि ओल्ड सिटी के अंदर, नहीं एक सेकंड में खत्म, कि ओल्ड सिटी के अंदर में लाइट बिल नहीं भरते, मैं ओल्ड सिटी न्यू सिटी की बात नहीं करता हूँ, आप इतना लिंक करिए कि कोई भी आदमी नाजायज फायदा ना उठा, गवर्नमेंट का नहीं उठाया जाए। ठीक है उस्मान अलहाजी साहब, पहले ये सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल सीधा है क्योंकि अब वक्त की कमी है कि आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 10 से 12 सीटें हम लेकर आ रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भाई से अभी मैंने विमल भाई से कहा कि भाई ये चीज़ों को, ये करप्शन को, ये जिस तरह से हो रहा है, इसका खात्मा करने के लिए ये बीजेपी के हाथ में है। आधार से वोट को लिंक कर दीजिए, सब पूरा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कौन किस तरह से हुकूमत चला रहा है, आप साथ देंगे? तो बिल्कुल हम साथ हैं। हम साथ हैं। आपके नेता नहीं, हम लोग तैयार बैठे हैं। हम तो नेता के साथ हैं। हम तो आप सीए का सपोर्ट करो, पूरे आधार से लिंक आ जाते हैं, देश पूरा बच जाएगा। आप देखिए आज यहाँ पे वक्त की कमी है मेरे पास, मैं इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे, पर्टिकुलरली हम भाई के साथ में बैठेंगे। और बिल्कुल अगर भाई के विचार अगर देश के प्रति मिलते हैं तो 100% हम आज भाई की तरफ से ऐसा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सीए भी पास हो जाएगा। इसके प्रति ही हम काम करेंगे। दूसरी बात, कोई भी अपने ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन हकीकत आपको इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यहाँ भी देख लेंगे, स्टेट में, और आप सेंटर में भी देख लेंगे कि किस तरह से इंडिया अलायंस भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगा। ये हमारा सलाउद्दीन लोधी साहब, वो तो कह रहे हैं कि वो भी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से जिता रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से जिता रहे हैं। आपकी पार्टी कितनी उम्मीद कर रही है? चलिए, वो तो कह रहे हैं कि हम तो सेंट्रल में भी सरकार बनाने वाले हैं। सेंट्रल में अभी के लिए तो जल्दबाजी है कहना। तमाम पार्टियों के डिपॉजिट चले आएंगे, 17 के 17 हम जीतेंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं है, 17 खतरा है बीआरएस के लिए। बात ऐसी नहीं है कि डबल फिगर में हम आएंगे। ये बात आप आने वाले समय में देख लेना। एक बात अब रही, दूसरी बात, अभी CWC की मीटिंग में जी जो पार्ट 2 जो राहुल गांधी की पदयात्रा थी, पार्ट 2 की बात CWC की मीटिंग में बंद कमरे में ये बात हुई। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पार्ट 2 निकाला जाए। फिर उसमें सजेशन आया कि पार्ट 2 इतना लंबा पैदल नहीं चल सकते, कुछ जीप में, कुछ मोटर में, कुछ बस में, ऐसा पार्ट ऐसा चल के थोड़ा ऐसा करेंगे बोल के। तो वहां पर मेरा ये ख्याल है, क्या ठेकेदारी और कांग्रेस एक है क्या? नहीं जो हिसाब से जा रहे भाई, मुझे ऐसा लगता है। विशाल भाई, ये सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ये बात जो मैं मीडिया के जरिए देखा, मुझे वक्त की कमी है, मीडिया के जरिए देखा। मौजूद नहीं थे भाई, आप बोलना भी मुनासिब नहीं है। पार्टी का मसला है, पार्टी जरूर, चलिए ठीक है, वो उनको डिसाइड करने देते हैं। वो आई थी, बहरहाल मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो वक्त के में जाया होगा वो। खैर, बहरहाल ये आने वाले वक्त में जितने भी अपन बातें कर रहे हैं, ये वक्त से पहले करने की बातें हो रही है। मैं समझता हूँ थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, सब चीज समझ में आ जाती है। चलिए, और ज्यादा दिन दूर नहीं है उसके लिए। ठीक है, दिन दूर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओपिनियन पोल पर बात करना वाकई अभी थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन जो ओपिनियन पोल आया था उस पर बात करना भी जरूरी हो गया था, और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और के बाद में हम हाँ नहीं, मैं आपकी भी गारंटी पे बात करूंगा। जो आपने एक चैलेंज कबूल किया है, मैं उस पर भी बात करूंगा, और रिजल्ट के बाद इस बारे में हम जरूर बैठ के बात करेंगे। फिलहाल ओपिनियन पोल को लेकर तीनों ही पार्टी का कहना है कि वो डबल डिजिट में आने वाले हैं, यानी कि 10 से 12 सीटें वो हासिल करने वाले हैं। बीजेपी भी इसको लेकर श्योर दिखाई दे रही है। बीआरएस कह रही है कि हाँ, कुछ हमारी कमियां रही थी, लेकिन उस कमियों को हम जो है वो लोकसभा चुनाव में पूरा कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को लेकर खुश है कि जो हमारी गारंटियां हैं, जो हमारी नई सरकार बनी है, उससे कहीं ना कहीं हमारा वोट परसेंट या लोकसभा में भी हमें इसका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये वक्त की बात है, इसे वक्त पर ही अभी छोड़ देते हैं। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।